हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेस। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया था कि लाइफ सेल से बनी है और लाइफ में ये कैरेक्टर होने चाहिए, तभी आपकी लाइफ बेहतरीन चलती है। या अगर ये कैरेक्टर है तभी हम ये मानते हैं कि लाइफ आपकी अच्छी है। अगर उसमें से एक भी कम या ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत चलेगा, पर अगर कम है तो गड़बड़ है। ठीक है, आई बात समझ में। आज इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ जो मैंने आपको समझानी है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो लाइफ में, अगर मैं बात करूं कि उसका एनवायरनमेंट के प्रति या नेचर के प्रति उसका क्या व्यू है, तो जनरली हम लोग क्या है, हम वी आर द एंथ्रोपोसेंट्रिक। हम लोग, ये आपके इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में दिया भी है, तो वी आर द एंथ्रोपोसेंट्रिक। हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे फायदे के लिए, नहीं करते क्या बताओ तुम? तो हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे फायदे के लिए, इट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोसेंट्रिक। हम ये मानते हैं कि इस अर्थ में वी आर द बेस्ट, और वो है भी खैर। तो हम ये मानते हैं कि अर्थ में जो है वो हम बेस्ट हैं, और हमें ये लगता है कि हमारे से होते हुए ही सब कुछ जाना चाहिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, तो और समय समय पर लोगों ने अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, एनिमेट का मतलब होता है लिविंग। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पर ये सब क्लासिफिकेशन आपको पता है डिजाइन किसके लिए किए गए? बस हमारे लिए। हमें बस अपना फायदा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल अच्छी है, पर आपको इन बेचारों का भी सोचना चाहिए। इसलिए बाद में बहुत अच्छे अच्छे क्लासिफिकेशन आए हैं, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ का दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लाइफ अगर अच्छी चाहिए तो भैया जो है खाना पीना भोजन पानी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। इधर उधर घूमते हैं तो मास्क लगा के घूमना चाहिए। तो बात यह है कि लाइफ आपकी तभी अच्छी रहेगी जब आपका सेल और डीएनए अच्छा रहेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं रहता। देयर आर अनदर एक्सपेक्ट और अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ इज द फिलोसफिकल वन। ठीक है, फिलोसफिकल वन का मतलब ये है कि लोग फिलोसफी बहुत ज्यादा देते हैं। देखो ऐसा है कि जो है तो गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, देखो ऐसा है कि मंडे को फलाना काम नहीं करना चाहिए, ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना चाहिए। इट इज द फिलोसफी, इट इज द फिलोसफी। हर किसी के लाइफ का अप्रोच दूसरा होता है। मेरा जो लाइफ का अप्रोच है बच्चे, वो किस पर है? साइंटिफिक चीजों पे डिपेंडेंट है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं अच्छा खाना खाऊंगी तो मैं अच्छा डेवलप करूंगी, ये मेरा अप्रोच है। पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या अप्रोच ऐसा नहीं होता। किसी किसी का अप्रोच जो है वो है फिलोसफिकल वन। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो है तो इस पर डिपेंड करते हैं। फिलोसफिकल जो है फिलोसफी देते हैं। वो आपने कभी सुना है किसी फिलोसफर की बातें? बोलेंगे जीवन क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। तो इट इज अ फिलोसफी। वो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम आ गए हैं तो हम अच्छे से कैसे रहेंगे, और हम कैसे आए। हमारा क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे आए, हाउ, और इनका रहता है व्हाई। तो हम दोनों का अप्रोच जो है वो अलग अलग है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इस धरती पर हम क्यों आए, ठीक, तो इट इज द फिलोसफिकल अप्रोच। अगर मैं आपको बोल रही हूं कि हम इस धरती पर ऐसे आए, तो इट इज द scientific approach. So there are different approach of the human beings towards the life. ठीक है, one is the philosophical, second is the technical or the biological. ठीक है, biologists study and explain the various life from the टेक्निकल एस्पेक्ट। हम लोग फिलोसफी पर डिपेंड नहीं करते, हम लोग बिल्कुल डिपेंड नहीं करते फिलोसफी पर। हम डिपेंड करते टेक्निकल एस्पेक्ट पर। ठीक है, हम डिपेंड करते हैं सेल डीएनए, हम डिपेंड करते हैं डीएनए आरएनए, प्यूरिन पायरिमिडिन, इन सब चीजों पे। ठीक है, हम डिपेंड करते हैं टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूएंट, टेक्निकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल में। हमको फोकसबाजी से मतलब नहीं है, हम लाइफ में कैसे आए, जीवन का अवतरण कैसे हुआ। हमें तो फिर साधु बन जाना चाहिए। तो फिर जो है वो जो कैटेगरी है
लाइफ की, उनकी कैटेगरी अलग है। जैसे कि साधु संत महात्मा पुजारी, इन सब के व्यूज लाइफ को लेके अलग होते हैं। पर तुम यहीं किसी साइंस के बच्चे से, साइंस के प्रोफेसर से, मेरे से पूछोगे तो शायद मेरी अप्रोच लाइफ के प्रति वैसी नहीं हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ अप्रोचेस टुवर्ड्स द लाइफ, सम ऑफ देम आर टेक्निकल और बायोलॉजिकल एंड सम ऑफ देम आर फिलोसॉफिकल। ठीक है, तो ये आपके लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एनिमेलिया, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, बहुत पुराने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिविंग। ठीक है, अब लाइफ तो हम लोग समझ गए कि क्या है। लाइफ इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म और द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं एक लाइफ को अच्छा चलाने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको अप्रोचेस बताई कि पर्पस कोई ढूंढ रहा है कि हम क्यों आए, तो यह है फिलोसफिकल अप्रोच, और हम कैसे आए ये होती बायोलॉजिकल टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, चलो बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जीवित है, अगर मैं जिंदा हूं, तो मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप इन दोनों में क्या चीजें देख रहे हैं मुझे ये बताइए। ध्यान से देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, और ध्यान से देखिए क्या कुछ चीज चलती फिरती दिख रही है क्या। तो बताइए मुझे, क्या चलता फिरता दिख रहा है आपको। मैडम हमें ये दिख रहा है कि ये जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ रही हैं। मैडम हमें ये दिख रहा है कि ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट डीएनए है। ये अगर किसी को नहीं पता है ना, तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये जो डीएनए होता है बच्चे, ये रेप्लिकेट हो रहा है, और रेप्लिकेट होने के बाद ये फिर से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है इसके अंदर बाबू साहब। क्या है देखिए, आ जाइए। ठीक है, the characteristics which we observe commonly in all living beings are growth, reproduction and sensitivity। ठीक है, हर लिविंग बीइंग के अंदर ये तीन कैरेक्टर बहुत कॉमन होते हैं। जैसे कि किसी के घर में नए मेहमान आया, तो वो नया मेहमान जो है 20 साल बाद उतना ही बड़ा नया मेहमान नहीं रहेगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो हर लिविंग बीइंग में ग्रोथ की एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने एक बेबी प्लांट लगाया, बेबी प्लांट जो है बाद में चलकर एक जवान प्लांट बन गया, एक एडल्ट प्लांट बन गया, मतलब ग्रोथ हुई। ठीक है, हमारे घर में कोई एक नया मेहमान आया, नया मेहमान आने के बाद कुछ 20 साल बाद देखा तो वो जो है तो बहुत ज्यादा यंग और डैशिंग हो गई, ब्यूटीफुल हो गई। तो इसका मतलब ये कि ग्रोथ है। ठीक है, दूसरी ये कि अगर कोई लिविंग बीइंग है बच्चों लोग, तो आपके पास रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अगर अच्छा ऐसा, मतलब बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं म्यूल की, जिसको आप खच्चर कहते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। ठीक है, पर अगर 90, अगर आपको 100% यू आर द परफेक्ट लिविंग बीइंग, इट मीन्स यू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अगर आप लिविंग बीइंग हैं और अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो डोंट वरी, आपके लिए एक अलग कैटेगरी भी बना रखी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है, अच्छा जीवन की कंटिन्यूटी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन जो है तो आगे बढ़ता रहे, तो आपको रिप्रोडक्शन करते कंटिन्यूसली जरूरी है, करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब मैंने किसी को एक तमाचा खींच के जड़ दिया। ठीक है, अब वो खींच के तमाचा जड़ दिया और वो ऐसा ही खड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं। इसका मतलब ये कि वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है भाई साहब। और किसी को तमाचा जड़ दिया और वो इतने जोर से रोया कि रोते रोते 4 दिन तक रोता ही रहा, और पता चला इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि जाके बिल्डिंग से कूद गया। इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी में सेंसिटिविटी किसी भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होता है। सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि कोई अगर आपको टच करे तो आपको पता चलना चाहिए कि किसी का टच है। ठीक है, जैसे कि ये है, इस माइमोसा प्यूडिका छुई मुई के प्लांट को पता है कि इसको कोई टच कर रहा है, तो ये बिल्कुल शर्मा के झुक जाती है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी इज द परफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अब किसी पेड़ को आप जाके हिलाने लगी, हिला के बेचारे को तोड़ डालिए, तो बेचारे उसकी पत्तियां हिल रही है ना, तो
प्लांट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करते, पर फिर भी उनके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अगर किसी के पेड़, बड़े पेड़ के अंदर तुम कुल्हाड़ी मारोगे तो उससे कोई ना कोई फ्लूइड बाहर आएगा, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो किसी को एक तमाचा जड़ेंगे तो उसके आंख से आंसू आएंगे, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस। आई बात समझ में? कोई आपको बोलेगा चलो आज 5 चॉकलेट देता हूं, तो तुम ऐसा नहीं करोगे कि हमें नहीं खाना, नहीं हमें नहीं खाना, रोने लगोगे, क्योंकि ये गलत रिस्पॉन्सिवनेस है। रिस्पॉन्सिवनेस भी 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप की हो सकती है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 10 चॉकलेट देना है तो आप बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, हु और आप 1 बाल्टी रो दे, तो ये भी गलत रिस्पॉन्सिवनेस है। आप फिर पागल हैं, दिमाग कट है थोड़ा आपका, ओके। अगर आपको बोला जाए ये 5 चॉकलेट, तो बोले ओ थैंक यू सो मच, बहुत आप अच्छे, बहुत काइंड नेचर के, इट इज द बेस्ट वे टू रिप्लाई। ये मतलब आपका दिमाग फिट है, आप अच्छी तरीके से एक अच्छे परफेक्ट लिविंग बीइंग है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स करने का पावर होता है, टच, टेस्ट, प्रेशर, पेन, इन सब के लिए, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको रिस्पॉन्स शो करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, बहुत सारे बताए, एक और बता देती हूँ, मेरा मन है तो। अगर आपके घर पे गरम तवा रखा है और कोई आपके घर में उद्दंड भाई बहन है, तो उसने बोला चलो चलो आज तुमको एक जन्नत की सैर कराते हैं। उसने आपका हाथ पकड़ के गरम तवे पे रख दिया, तो आप क्या करेंगे बताइए? उस पर रखे रहेंगे, 2-3 घंटे रखे रहिए, फिर देखिए क्या होगा, बताइएगा मुझे। पर आप क्या करते हैं? नॉर्मल जो इंसान या हम लोग होते हैं या आप लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और अगर आप 4 दिन रखे रहेंगे तो हाथ पैर सब जल भुन के राख हो जाएगा। तो बॉडी आपकी परफेक्ट लिविंग बीइंग नहीं है आप, और अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। सो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द लिविंग, ठीक है। नाउ there are some other features which are not seen from the outside. There are not some nahi hai, there are so many, okay. There are so many features which are not seen from the outside, but we know that they are taking place inside the bodies, like metabolic reaction, self replication, self organization. मैडम ये इतना सारा क्या क्या बोल दी, एक बार जरा समझाइए तो हम लोगों को। अरे क्यों नहीं, आ जाओ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। कैसे चलती रहती हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप क्या देखते हैं मुझे कि मैं बोलते बोलते मेरा गला सूखने लगता है। एक्चुअली प्रॉपर्टी मेरी बहुत ज़्यादा बोलने की भी है, तो गला सूखने लगता है, तो फिर मैं बॉटल उठाती हूँ और मैं पानी पीने लगती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अशोक भाई हैं, इनको बहुत भूख लगती है, बहुत ही भूखे प्राणी है ये, ठीक है। तो पूरे दिन ये इनको कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया खाते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि इनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं जिसकी वजह से ये जो भी खाते हैं वो दन पच भी जाता है। और बेहतरीन है ये, क्योंकि काम भी बहुत करते हैं तो पचता भी बहुत जल्दी है, ठीक है। तो पच जाता है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिससे ये इतना ज्यादा खाते हैं फिर भी पच जाता है। इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये आपको दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। ऐसे ही तुम्हारे और मेरे साथ भी होता है कि पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, और बीच में चटर मटर तो खाते ही रहते हैं। तो इसका मतलब है कि इतना सारा जो भर भर के अपन ढसक रहे हैं ये पच भी तो रहा है ना कहीं। इट इज द इंटरनल लिविंग बीइंग कैरेक्टर जो आपको दिखाई नहीं देता। दूसरा, सेल्फ रेप्लिकेशन। ये जो आप डीएनए देख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली आप ये देखते हैं। जैसे ग्रोथ की मैं बात करूं तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कुर्सी, टेबल, बॉटल, बोर्ड, लाइट, ठीक है, इन सब में कभी ग्रोथ ये बढ़ते, ऐसा नहीं होगा कि आज आपको बोर्ड इतना बड़ा दिख रहा है और जब कल आप लेक्चर में आए तो बोर्ड जो है मेरे छत के ऊपर आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इतने ही रहेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। पर अगर लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आप कंटिन्यूसली देखते हैं कि ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। प्लांट्स में तो फिर भी बहुत टाइम तक ग्रोथ चलती है, पर ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ नहीं चलती, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। पर रिपेयरिंग हमेशा चलती रहती है। अगर मैं गिर गई, यहां फट गया, यहां कट गया, यहां खून निकला, तो 10 दिन बाद अपने आप ही मेरी जो चोट है वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे रिपेयर हो जाएगी? क्योंकि वहां नई नई सेल्स जो है वो बनने लगेंगी। नई सेल कैसे बनती है? 1 से 2 सेल कैसे बनती है? क्योंकि एक सेल का डीएनए रेप्लिकेट करके 2 सेल में ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस लॉन्ग, लंबी चौड़ी कहानी है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। सिर्फ इतनी बात समझिए कि एक सेल में जो डीएनए वो रेप्लिकेट करके 2 सेल में जाता है, और वो 2 सेल से न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं जिससे आपकी चोट रिपेयर हो जाती है। इसका मतलब ये कि बेटा आपके पास सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर है, तो आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अंटिल बहुत ज्यादा डैमेज ना हुआ हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बॉडी के लीवर, जब मैं बचपन में भी नहीं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी मम्मी के पेट के अंदर थी तो लीवर बना। लीवर में पहले एक सेल बनी,
सेल अपने आप डिवाइड हुई, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद अपने आप ऑर्गन बना। मेरी मम्मी ने नहीं बोला कि मेरी बेटी का एक बेहतरीन टाइप का लिवर बना के रखना भाई, वो अपने आप ही बना। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल के बाद वो सेल एग्रीगेट करके अपने आप टिश्यूज बनाएंगी और टिश्यूज जो है वो अपने आप एग्रीगेट करके ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन अपने आप एग्रीगेट करके ऑर्गन सिस्टम बना देगा और ऑर्गन सिस्टम अपने आप एग्रीगेट करके तुम्हारी मैडम बना देंगे, जैसे मैं और तुम। ठीक, नाउ these living organism also have capability to interact and evolve, ठीक है, which can be observed and studied in them, ठीक है। अच्छा, मैंने ये इंटरेक्शन 1 घंटे जो इसके पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें बहुत सारा बताया कि कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर आप लिविंग बीइंग हैं तो आपका किसी न किसी से इंटरेक्शन होगा, और अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं ना तो आप पागल हो जाएंगे। और आपने कई बार, मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा भी है कि लोग ना इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को भी लॉक कर देते हैं और 17-17, 18-18 साल तक उनको लॉक कर रहते हैं। पता है आपको, जब वो बाहर आता है ना तो वो दिमागी तौर से हिल जाता है, क्योंकि लिविंग बीइंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी न किसी से बातचीत करे, किसी को डांटे, किसी को मारे, किसी के साथ हंसे, किसी के साथ रोए। तो अगर आप लिविंग बीइंग हैं तो आपके अंदर इंटरैक्शन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इवॉल्व करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इवॉल्व करने की प्रॉपर्टी ये है कि जहां जाएं वहीं के हो जाएं, जो ना हो पाए तो वहां से चले आए। आई बात समझ में, कि जहां जाएं वहां के हो जाएं और जो ना हो पाए तो वहां से चले आए। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इवॉल्व करने की भी प्रॉपर्टी होती है। मैं ह्यूमन बीइंग की क्यों बात करूं? ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किससे हुआ है भाई? बंदर से हुआ है। बंदर का डेवलपमेंट किससे हुआ है? उसके आगे वाले ऑर्गेनिज्म से। इसका मतलब ये कि हम में इवोल्यूशन चल रहा है ना। मैंने तो इवॉल्व होने की एक परिस्थिति, एक कंडीशन की बात बताई आपको। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन चलता ही रहता है और इवोल्यूशन एक लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। तो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड? We have studied growth, reproduction, sensitivity, self-organization, metabolic reaction, self-replication, evolution and interaction. चल, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन है भाई साहब, ठीक है, 12th में है, 12th में पढ़ेंगे अपन लोग, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ये जो ये दिख रहा है ना, अब आप आधे लोगों का क्वेश्चन जो है ये डायग्राम में ही चला जाएगा दिमाग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीला 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 घूम रहा है ना, इट इज अ पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है अभी। एंड इट इज अ माइमोसा प्यूडिका, जो कि काफी शर्माती है, कोई छू देता है तो टच में शर्मा के झुक जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज, अब व्हाट इज लिविंग में मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम लगाया है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड रुकिएगा जरा, मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाना चाहती हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, देखिए अर्नेस्ट मेयर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आइए देखिए, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। अर्नेस्ट मेयर, अंस मेयर बहुत सारे लोग बोलते, जो मन करे वो बोलो भाई। एक्चुअली ये पूरा पैराग्राफ इतना सब कुछ क्यों लिखा है मैंने पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कौन सा बुक है मैडम, कौन सा बुक है, हमको बताइए किस बुक से पढ़ा रही हैं। बेटा ये एनसीईआरटी है, ठीक है, बहुत सारी एनसीईआरटी में चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ लिविंग वाला। ओके, सो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज द यूनिट एंड द लिविंग वर्ल्ड इज द चैप्टर। तो अर्नेस्ट मेयर, अंस मेयर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 को, ठीक है। जन्म हुआ कब भाई साहब? 5 जुलाई 1904 को। ये बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंचुरी पूरी की है जीवन जीने की। ओके, तो 5 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, समझना क्या है, मैं आपको एक जीवन परिचय सुना रही हूँ। ये हिंदी का ही है, इंग्लिश का भी है, सबका है। ये बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ओके, Kempten, Germany, Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. Okay, इनको कहते हैं 20th सेंचुरी का डार्विन। डार्विन जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का लॉ दिया है, ठीक है। इसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज द वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। ये अगर आप अपने पूरे आज भी अगर आप टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट निकालेंगे ना, निकाल लो, माने ना आज ही निकालो, उसमें से एक तो इनका नाम रहेगा। मेयर joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, ठीक है। Assuming the title, Alexander Exars Professor of Zoology emeritus throughout his nearly 80 years career, ये प्रोफेसर रहे, ठीक है, अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी में, जूलॉजी की यूनिवर्सिटी थी। His research spanned ornithology, ठीक है, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics
एंड द हिस्ट्री। इनकी इन फॉलोइंग ब्रांचेस में इनकी स्टडी, इनकी रिसर्च, इनकी पढ़ाई रही, ठीक है। एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना कि देयर आर टू अप्रोचेस टुवर्ड द लाइफ, वन इज द टेक्निकल एंड सेकंड इज द फिलोसफिकल। He almost single-handedly made the origin of species diversity in the single question of evolutionary biology that it is today, ठीक है। तो इन्होंने अकेले अपने हाथों से जो है डिस्कवर किया है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया है कि हर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। He is also pioneered the currently accepted definition of the biological species. आज आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं भी इसके बारे में। आज जो आप बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो इनकी ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी ना तो मैं आपसे पूछूंगी उस समय, ठीक है। उस समय कोई नानुकुर नहीं करेगा, ओके। तो उस समय पर मैंने आपको पूछना है कि भाई बताओ इसको किसने दिया है। तो जब हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको नाम बताना पड़ेगा कि इनने दिया है। मेयर वॉज अवॉर्डेड विद द 3 prizes, ठीक है। साइंटिस्ट का ना बच्चे लोग जीवन निकल जाता है पर उनको कोई एक प्राइज नहीं देता, और अगर इनको 3 मिल गए मतलब मान लो कि बेहतरीन अव्वल दर्जे के हैं ये, ठीक है। मेयर वॉज अवॉर्डेड 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। 3 प्राइज इनको मिले इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। पहला प्राइज है इनका बाल्जन प्राइज इन द 1983। नेक्स्ट प्राइज है इनका द इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी इन द 1994, ठीक है। जवान है ये, अभी बस 1994 में ही 2004 में इनकी डेथ हुई है। द क्रैफोर्ड प्राइज इन द 1999, ठीक। तो टोटल इनको 3 अवार्ड मिले, दैट इज वाई ही वर कॉल्ड एज 3 क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100, सेंचुरी पूरी की है भाई, ठीक है, इन द ईयर 2004, ठीक है। तो 1904 में पैदा हुए, 2004 में डेथ हो गई, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेयर। एक्चुअली इनको मेरे को पढ़ाना इसलिए जरूरी था, प्राइज वगैरह तो ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है, बायोलॉजिकल जो स्पीशीज है उसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है। नाउ आ जाओ अब आगे बात करें। ये हो गया, चलो नाउ अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। क्या होती है? ग्रोथ। पहले ही आपको बताया मैंने, अच्छा एक एक करके इंडिविजुअली भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ग्रोथ इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवन जीने के लिए फंडामेंटल, फंक्शनल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक है, ये नहीं होगा ना तो कुछ जीवन में सही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ग्रोथ होनी जरूरी है। इट इज रिगार्डेड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अंदर ही अंदर बैलेंस होती है। ग्रोथ के लिए आज मेरे को किसी ने बोला कि मैडम जो है तो आप 10 फीट लंबी हो जाइए, तो मैं नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे बॉडी की इंट्रिंसिक डीएनए, आरएनए, सेल, वेल, टिश्यू विशु रेप्लिकेट करके बड़े नहीं होते तो मेरी हाइट बनती ही नहीं। तो ग्रोथ इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बॉडी के अंदर से रेगुलेट होती है, थ्रू विच दे कैन इंक्रीज बोथ मास एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी। अभी यही बोला था मैंने, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि शरीर के अंदर से आप रेगुलेट होते हैं, बाहर से किसी का कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में? तो शरीर के अंदर से आप रेगुलेट होते हैं, इसके थ्रू आपके बॉडी में सेल का नंबर भी बढ़ता है और सेल की मोटाई, मास भी बढ़ता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर, दे ग्रोज बाय द सेल डिवीजन। चाहे किसी की भी बात कर ले, हर किसी का जो डेवलपमेंट है वो सेल डिवीजन से ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है तो भगवान ने इनको स्पेशल बना के भेजा है कि इनके में सेल डिवीजन नहीं होगा और ये 10 फीट लंबे हो जाएंगे। तो हर किसी का जो ग्रोथ होता है, जो लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, वो सेल डिवीजन से ही बढ़ती है। द पैटर्न एंड द ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ इज डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। पैटर्न अलग हो सकता है ग्रोथ का, मैं ये कहूं कि टाइमिंग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मेरा हाइट जो मैं आपको बताऊं तो वो है 5 फुट 7 इंच, हाँ। पर हर किसी का ग्रोथ टाइमिंग अलग अलग होता है। हर कोई मेरे बराबर लंबा या मेरे बराबर मोटा, मेरे जैसे कलर का नहीं हो सकता। तो हर किसी का ग्रोथ टाइमिंग और पैटर्न अलग होता है। ये इंसान की बात है। ये ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी डॉग की, मगरमच्छ की, बकरी की, तो इनका ग्रोथ टाइमिंग कम या ज्यादा हो सकता है और पैटर्न भी अलग अलग होता है, ठीक है। Like in unicellular organism like bacteria and amoeba, growth occurs by the cell division which leads to the growth of their population, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
तो वो जैसे हमको अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है तो वी नीड टू डू द रिप्रोडक्शन, फिर बच्चा आएगा, 9 महीने लगेगा, फिर बच्चा पैदा होगा। पर बैक्टीरिया के साथ क्या है, एक सेल डिवाइड हुई, 2 में पॉपुलेशन बढ़ गई। अमीबा के साथ क्या है, एक अमीबा डिवाइड हुआ, 2 में बन गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128। ठीक है, तो ऐसे इनका सेल डिवीजन से ही इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भैया 9 महीने बच्चे को पेट में मां को रखना पड़ता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोगों में ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, बॉडी का हाइट वेट बढ़ता है, पर इनके में पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन से बढ़ती है, मतलब इनके में पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? हमारे में भी ऐसा है, पर इनके में अगर ये सेल मास बढ़ा रहे हैं मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम अपना सेल मास बढ़ा रहे हैं तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। हमें पॉपुलेशन बढ़ाने के, हमें अगर सेल मास बढ़ाना है मतलब बॉडी बढ़ रही है, पर अगर हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब ये तो खुद ही सिंगल सेल है, ये सेल बढ़ाएंगे ना तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। हम सेल बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे। तो दिस इज द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू सम मोर। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक ये इंजॉयबल लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताऊंगी। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और लेक्चर देखते रहना। थैंक यू सो मच।